हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 8 सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर आपसे स्टूडेंट का कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए मैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। ये आप सभी स्टूडेंट का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 16 तारीख को 16 फरवरी को आपसे स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर संख्या मेरा है संख्या दूसरा है। इससे पहले भी आपसे स्टूडेंट का मैंने क्वेश्चन पेपर एक संख्या मैंने एक क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है। ये क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा दूसरा आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर में, ठीक, खाली सोशल साइंस में ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट में आपके 60 में से 60 मार्क आपके पक्के हो। इसलिए आपसे स्टूडेंट मैं क्वेश्चन पेपर आपको मैं हर एक क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का करा रहा हूँ भी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपका इस वाली क्लास के अंदर आपको मैं कराने वाला हूँ, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, बार-बार रिपीटेड होते रहेंगे। और इस वाले जो क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ उनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए 16 तारीख एग्जाम के लिए, और प्लस में 17 एग्जाम में 17 तारीख, दोनों एक ही मान लो, के लिए एग्जाम के लिए आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको 95 प्लस मार्क्स, देखो 95 मतलब कि 100 में से 100 मार्क्स आप चाहिए, मतलब बटे में से बटे मार्क्स। 60 तो ये होते हैं, प्लस में 40 ये होते हैं, स्कूल से 40 मिलते हैं। तो आपको 60 में से 60 मार्क पूरे पक्के चाहिए, तो हमारे वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना। ठीक है, और इससे पहले मैंने एक सेट पेपर संख्या एक कराया है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर संख्या मैंने एक और करा दिया है, उसके भी हर एक क्वेश्चन पे, उसके भी हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, सॉरी, आपको मैं और एक चीज और, या वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। अगर नहीं देखते हो तो आपके 60 में से 60 मार्क्स, आपका जो बोलते हैं ना ड्रीम होता है भाई मुझे 60 में से 60 मार्क्स लेके आए, तो आप नहीं ला पाओगे, और आपको सारे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनकी आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हो, तो वह आपको नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास पर पूरा फोकस बना कर रखना, क्लास पर पूरा फोकस बना कर रखना, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये रहा आपसे स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है, ये रहा आपसे स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है। आपसे स्टूडेंट को दिख रहा हो कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 का है, मतलब कि पिछले साल का, ये 2025 का है, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो 2025 से आप समझ गए होंगे कि ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके लिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपने स्टूडेंट को, और इससे पहले जो सेट पेपर 1 कराया था, वह उसके अंदर मैंने आपको 2025-26 का क्वेश्चन पेपर कराया था। 2025-26 का क्वेश्चन पेपर मैंने कराया पिछले 1 के अंदर में। इस वाले के अंदर में मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया। क्यों करा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से आपका कोई सा भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, और कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट उठ के आ सकता है इस साल के एग्जाम के अंदर में। इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको मैं करा रहा हूँ, और आपको मस्ट 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 आपको मस्ट इस क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन को ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन का आंसर याद ही होना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपका आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, तो 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। करते हैं, बाकी जो 15 मिनट का समय दिया जाता है सामान्य देश को पढ़ने के लिए, यहाँ से पढ़ लिया करो। ठीक है, असली पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको फॉलो, इस सामान्य देश को जनरल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तो इसको फॉलो करा करो। ठीक है, फॉलो नहीं करोगे तो नाम में कट जाएंगे, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियो खिंच जाएगी काम वाम का। ठीक है, 15 मिनट का समय दे दो, जरूर पढ़ना। चलो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, खंड का से स्टार्ट करते हैं। आपको 15 आपके एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं, आपके एग्जाम के अंदर 15 आपके एमसी क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका एमसी क्वेश्चन आएगा, देखो 1 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय, मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, और इनमें से सही इनमें सही विकल्प का चयन करना है, मतलब कि सही उत्तर को आपको देना है, सही उत्तर देना है बस। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। सुमेलित युग्म, सुमेलित युग्म का मतलब क्या है, सही युग्म। जो भी हमारा पहला पहला ये लिखा गया है, मान के चलिए ये इसका, ये जो सामने में इसका लिखा गया है, दोनों ये भी, इसका मतलब मान के चलिए ये शब्द है, इसका मतलब आगे सामने में ये दिया गया है, तो ये दोनों क्या है, मतलब कि इस शब्द का मतलब ये सही है, तो इसका मतलब हमारे को कौन सा हमारा सही हो गया, ये हमारा ये सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही देखना है कि हमारे को दोनों में से कौन सा हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला इसका आप पढ़ते हैं धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता मतलब ये होता है कि भाई हर एक धर्म को समान भावना से देखना है, हर एक धर्म को समान अधिकार देना है, हर एक धर्म की हमारे को हमें हर एक, मतलब कि हर एक धर्म को ना बराबर समझना है। कोई भी धर्म ये नहीं कि हमारे किसी धर्म को बहुत बढ़ा चढ़ा के ऊपर में रखेंगे, ठीक है, किसी धर्म को बहुत नीचे दबा कर रखेंगे, ऐसा नहीं। सभी के सभी धर्म, सभी के सभी जाति जो है सभी बराबर है। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हमारा कोई सा भी धर्म को अपना सकता है, ठीक है, अपने धर्म की पहचान कर सकता है, तो ये सब ये चीज, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है, राज्य किसी भी धर्म को अधिकृत रूप से राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि भाई राज्य के जो राज्य होता है ना, राज्य किसी भी धर्म को, ठीक है, धर्म को अधिकृत रूप से राजकीय धर्म, मतलब ये किसी भी धर्म को आपको राजकीय धर्म, मतलब राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है, राज्य क्या होता है, राज्य दे ही नहीं सकता। कोई सा भी राज्य हो, चाहे हमारा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कोई सा भी क्यों ना हो, कोई भी एक धर्म को भाई बराबर नहीं दे सकता हो। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में लोकतंत्र है,
हमारे देश के अंदर में सभी धर्म को क्या माना जाता है, एक बराबर माना जाता है। तो आपका पहला ही इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, आगे करते हैं। आगे करता है, बाकी सारे पॉइंट आपके ये गलत है, शायद दो तीनों को तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोनिका ने समान कार्य करने के लिए पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, मोनिका को समान कार्य करने के लिए पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता है। बताइए मोनिका के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया हो रहा है। ठीक है, कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, बताओ। समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। समानता का अधिकार, यहाँ पर समानता नहीं दिया भाई, दोनों एक बराबर काम कर रहे हैं, वेतन समान मिल ही रहा है, समानता का अधिकार। नेक्स्ट हमारे सामने में राज्यसभा में कितने सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यसभा के अंदर में कितने कितने सदस्यों की नियुक्ति, मतलब को किसको चुनता है, मतलब नियुक्त करता है, मतलब कि इसको लाता है, जोड़ता है राज्यसभा के अंदर में लोगों को। तो राष्ट्रपति कितने लोगों को जोड़ता है, 12 लोगों को जोड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओल्गा टेनिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने क्या महत्वपूर्ण फैसला दिया। क्या फैसला दिया था इस मैटर के अंदर में हमारा, ओल्गा टेनिस बनाम, ठीक है, इस मुद्दे के अंदर में क्या न्यायालय ने क्या फैसला लिया था, हमारे को बताना है। तो इसका ए ही इसका राइट आंसर आपका है। आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा। आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा। आजीविका क्या होता है, मतलब रोजगार। आजीविका क्या है, रोजगार। भाई सभी को रोजगार मिलना चाहिए, क्या होता है, सभी को रोजगार मिलना चाहिए। भाई जीवन जीवन के अधिकार से जोड़ा। इसे रोजगार को क्या कहते हैं, जीवन के अधिकार से जोड़ते हैं। अगर किसी के पास में रोजगार नहीं है तो भाई जीवन जी सकता है क्या, बताओ। हर एक को पैसा चाहिए, पैसे से क्या बदले जाके, पहले हर एक व्यक्ति को भूख लगता है। अब भूख किससे, अब भूख के लिए क्या करेगा भाई, भोजन खाएगा। भोजन किससे आएगा, पैसे से आएगा। तो भाई रोजगार सभी को मिलेगा, सभी को बराबर रोजगार मिलेगा, सभी को समान रोजगार मिलेगा सभी लोगों को। तो भाई तभी तो ये जीवन जी पाएगा ना। अब भोजन ये जो खाना ही नहीं मिलेगा तो जिंदा ही रहेगा। तो इसलिए इसने रोजगार को, ठीक है, रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे क्वेश्चन पेपर का देख करके, क्वेश्चन पेपर हर एक क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा, वह अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वह अपने सोशल साइंस के एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये अनुसूचित जनजाति ये जो नियम है कब पारित किया गया, 2016 के अंदर में पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा सिक्स रहेगा, कल संकल्पना। हमारा देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा एक संकल्पना होता है, एक कारण होता है। हमारे को ये बताना होता है कि दोनों, पहले ये चीज, पहला एक चीज बताना पड़ता है ये दोनों सही है कि नहीं है, पहला एक चीज बताना पड़ता है। दूसरा हमारे को बताना पड़ता है कि भाई अब कारण जो है इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कारण संकल्पना की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब सही से बता रहे, अर्थ बता रहा है। कारण आपका ये संकल्पना का सही अर्थ बता रहा है कि नहीं बता रही है, हमारे को देखना होता है दूसरा। ठीक है, दो चीज देखना होता है इस तरह वाले के क्वेश्चन के अंदर में। तो पहला पढ़ते संकल्प आपका है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितना होता है, 543 है। बिल्कुल सही बात है, लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या होता है, 543 होता है। अब कारण आपका दिया गया, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, बताओ। नहीं होता। जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति, हमारे जो लोकसभा के जो सदस्य अध्यक्ष जो आपका होता है, लोकसभा के जो सदस्य होता है ना, खुद ही चुनते हैं अपने अध्यक्ष को। लोकसभा के लोग जो होते हैं अपने अध्यक्ष को, ठीक है, अपने अध्यक्ष को खुद ही से चुनते हैं, तो राष्ट्रपति नहीं होते। तो आपका कारण क्या, आपका पहले तो देखा हमने दोनों सही है कि नहीं है। तो पहले आपका संकल्प आपका सही है, कारण आपका सही नहीं है। तो हम क्या इसमें से चुनेंगे, हम आपका सी इसका राइट आंसर। संकल्प आपका सही है परंतु आपका काम, ठीक है, का हमारा क्या गलत है। आगे बढ़ते आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय है। निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण, मतलब मृदा को बचाने का, ठीक है, मृदा खराब ना हो, ठीक है, मृदा खराब ना हो का उपाय है। ठीक है, उपाय है। चलो करते हैं। वनो उन्मूलन मतलब वनों को काटना, ये तो उपाय नहीं है। अतिचरण मतलब कि अधिक से अधिक भेड़ बकरियों को खेती पर चढ़ाना, तो ये भाई ये भी संरक्षण का। तो भूस्खलन हो गया। भूस्खलन का मतलब जैसे भूकंप का आना, मिट्टी का ढह जाना। ठीक है, मिट्टी का ढह जाना, मिट्टी की सतह रहती है, चलो मिट्टी की सतह है ऐसे, ये मिट्टी की सतह है ना, यहाँ से पूरी कट गई और नीचे में गिर गया ये पूरा, तो इसको भूस्खलन कहते हैं। तो भूस्खलन भी मृदा को क्या करता है भाई, मृदा का संरक्षण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी है। ठीक है, मल्च बनाना। मल्च बनाने में क्या होता है, मिट्टी का, जैसे कि ये मिट्टी फैला पड़ा हुआ जमीन पे, इसको पे क्या कहता है, घास फूस रख दिया जाता है, जिससे कि ना हवा आने पर मिट्टी की जो ऊपरी सतह है ना वो उड़ती नहीं है। ठीक है, तो इससे मिट्टी का बचाव होता है। तो मल्च इसका मृदा संरक्षण का एक उपाय है। आगे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। उद्यम मतलब उद्योग है, सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है, उद्योग है। कौन सा है, टाटा हो गया। टाटा नाम सुनते समझ में आ गया होगा आपको। टाटा भाई प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, किसी निजी व्यक्ति के। रिलायंस हो गया, ये भी अंडानी अंबानी की कंपनी है भाई, ये भी निजी कंपनी है भाई ये। ठीक है, हमारे को सार्वजनिक मतलब सभी के, सार्वजनिक का मतलब है लोगों का। क्या सार्वजनिक का मतलब है कि भाई सरकार का है, सीधी सी बात, सार्वजनिक मतलब सरकार का है। तो स्टील इसका अडानी हो गया, ये अडानी का भाई।
ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपका क्या सार्वजनिक है, मतलब सरकार के हाथ में है ये। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन को देख लें और प्रैक्टिस कर लेना। यही आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। इन सब क्वेश्चनों के आने के सवाल आपके एग्जाम के अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ठीक है, वीडियो पे लास्ट के कमेंट जरूर करना, या अभी कमेंट कर दो या वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आपके इसलिए इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लाते रहूंगा। तो फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट से करो। नेक्स्ट हमारे सामने में 11th है, सॉरी 9 है। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना चलो करते हैं। जन्म दर से, ठीक है, जन्म दर से मृत्यु दर के अधिक होने पर, ठीक है, जन्म दर से मृत्यु दर के अधिक होने पर जनसंख्या में डैश होती है। देखो, जन्म दर आपका हैगा मृत्यु दर के अधिक होने पर, मतलब कि जन्म दर आपका क्या आएगा, आपका मान चलो एक एक है, मृत्यु दर क्या आपका हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति का जन्म हो रहा है और 2 व्यक्ति मर रहे हैं आपके। ठीक है, इसका मतलब कहने मतलब इस लाइन का मतलब ये है, तो क्या होगा बताओ, जनसंख्या में क्या होगा बताओ। तो जनसंख्या में क्या आपका होगा, एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, 2 व्यक्ति मर रहे हैं, जनसंख्या में क्या होगा, जनसंख्या में कमी आएगी ना भाई। जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी, सिंपल सी, वृद्धि तो होगा ही नहीं। कोई एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, 2 व्यक्ति मर रहे हैं, तो कमी होगी जनसंख्या, इसलिए। ठीक है, आगे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित करना है हमारे को। ठीक है, आपको इस वाले क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर की भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ वीडियो होता है, मैं आपको वहीं पे सेंड करता हूँ, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को इसको क्या करें, कालानुक्रमिक व्यवस्थित करना है, मतलब कि कौन सा पहले लड़ाई होता है, कौन सा संधि पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, ये सब करना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, फिर उसके बाद में कौन सा हुआ, फिर उसके बाद में कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा, तो फिर हमारे को लिखना है। चलो करते हैं, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। चलो, ये रहा आपका, इसका मैंने आंसर, हर एक क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है, हर एक क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए और टेलीग्राम इसका, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलो करते हैं, कालानुक्रमिक करना है हमारे को। तो 10वें का आंसर देखते हैं, ये रहा। 10वीं का पहले तो सालाबाई की संधि कब हुआ था आपका, 1782 के अंदर में हुआ था। ये डेट याद भी कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट है, डेट्स आपके आ रहे हैं, आपके एग्जाम के अंदर में डेट्स आपके आते हैं। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिकरण, मतलब पंजाब को अपने कब्जे में कर लेना कब हुआ था, 1849 में हुआ था। और श्रीरंग, ठीक है, श्रीरंगपट्टम की आखिरी लड़ाई कब हुआ था, 1799 के अंदर में हुआ था। तो देख लो, सबसे पहले कौन सा हुआ था, सबसे पहले हमारा हुआ था 1761, 1700 पहले 61 हो गया, फिर मैं 82 है, मतलब कि दूसरा पहले, ये दूसरे नंबर का पहले, पहले दूसरा आएगा, ये देखो आंसर भी है, सी इसका राइट आंसर आएगा, दूसरा आएगा, फिर आपका पहला आएगा, फिर आपका चौथा आएगा, फिर आपका क्या रहेगा, आपका ये तीसरा रहेगा, ये चौथा आएगा, चौथा, फिर आपका तीसरा। तो ये इस प्रकार से आपका सही कालानुक्रमिक है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई, किस स्थान पे हुई, रागून के अंदर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुंशी किसे कहते हैं, मुंशी किसे कहते हैं, ए इसका राइट आंसर है, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना और लिखना पढ़ना जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो फारसी लिखना पढ़ना जानता हो, उसी को हम मुंशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, हमारा लॉर्ड कर्जन जी, लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस को देख ले, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके आने के समय में आपके एग्जाम के अंदर में बार बार है, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, इसके आगे मैं बार बार बोलूंगा नहीं। ठीक है, 1909 में लखनऊ समझौता किन किन के मध्य हुआ, 1909 के अंदर में लखनऊ समझौता किन किन के मध्य हुआ था, आपका सी इसका राइट आंसर है, और कांग्रेस और मुस्लिम के लीग के बीच में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई, हमारा बताओ कब हुआ था। ये आपका होता 1791 में हुआ था, 1791 के अंदर में हुआ था, 1791 इसका राइट आंसर है, 1791 के अंदर में होता। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सारे एमसी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आशा करता हूँ स्टूडेंट को बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसलिए बात पे फटाफट से, जिन्हें स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया लाइक करो, कमेंट करो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट हमारा आएगा खंड खा है, ठीक है, खंड खा है। तो यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1919 के रूलेट कानून के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए, मतलब 1919 के रूलेट जो आपके काला कानून था, आपका रूलेट वाला काला कानून, प्रावधान, प्रमुख प्रावधान, मतलब कि इसके कानून के अंदर में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। ठीक है, कानून के बारे में बताना है, प्रावधान का मतलब कानून के बारे में बताओ भाई क्या क्या था इसके बारे में। 2 नंबर वाले क्वेश्चन था 2 मार्क्स आप लिखोगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स 2 पॉइंट्स लिखोगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन 3 पॉइंट्स आप लिखोगे, 4 नंबर क्वेश्चन 4 पॉइंट लिखोगे, और 5 नंबर क्वेश्चन 5 पॉइंट लिखोगे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकवाद के संदेह के आधार पर बिना मुकदमा के 2 साल तक गिरफ्तारी करने और कैद करने का अधिकार दिया। मतलब कि भाई किसी को पे भी क्या हो ना आतंकवाद का भाई शक हो जाए ना, बस शक हो जाने पे, बस संदेह होने पे, शक होने पे भाई 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। और कैद का अधिकार भाई कैद कर दिया जाएगा बिल्कुल ही 2 साल तक, वो भी बिना खाली भाई झूठ मूठ का भी किसी को भी व्यक्ति को इस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को भाई कि झूठ मूठ का भी भाई बंद कर सकते हैं। तो इसलिए इसका विरोध बहुत तगड़े लेवल पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे, मैं 3 पॉइंट लिखने का, जो भी 2 बेस्ट आप पॉइंट्स आपको याद हो जाए, ठीक है, उसको लिखे उसको याद कर ले। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ भाई, हर एक क्वेश्चन का आंसर ना 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लेना हर एक क्वेश्चन का। इससे आपका फायदा ही फायदा 100%। आपके पहले तो 100% आपके अंदर में कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे ना भाई, अगर मैं आपको बोलता हूँ ना, अगर आपके कुछ चैप्टर आपके छूट भी गए होंगे ना, आप मैं बोलता हूँ ना हर एक क्वेश्चन के आंसर प्रैक्टिस करो लिख लिख करके। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ना आपने पूरी पढ़ाई करके नहीं भी गए हो ना, आप पढ़ाई करके नहीं भी गए हो ना भाई, मैं इतना दावे से कहता हूँ आप 50+ मार्क्स लेके आओगे अपने एग्जाम के अंदर में। आप मैं जैसे कि मैं ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर है, मैं बोलता हूँ इसके हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार लिख करके खुद से लिख करके देखो, क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 बार खुद से लिख करके देखो। अगर मैं बोल देता हूँ भाई, मैं अब बोलता हूँ ना दूसरा बार जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, दूसरा बार जो आपका क्वेश्चन पे जैसे कि आपका जो आप और उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो, अपने फाइनल एग्जाम के अंदर में चले जाना भाई, मैं बोलता हूँ 50+ मार्क्स ले आओगे। ठीक है, क्यों लेके आ जाओगे? क्योंकि इससे जो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने पे अपने आपके अंदर में ना 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 100% कॉन्फिडेंस कि मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकता हूँ। इसमें पता क्या होता है, जिसको ना क्वेश्चन का आंसर लिखने आता है ना, जो अधिक से पता है लिखने किसको आता है, जो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना सीख जाओगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको कोई से भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, कुछ ना कुछ तो पॉइंट लिखोगे भाई। 2 नंबर का पॉइंट कम से कम एक पॉइंट तो लिखोगे ही लिखोगे। दिमाग चलाने आपको जो हर एक क्वेश्चन का आंसर ना दिमाग से जो लिखना होता है ना, आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। चलो करते हैं, आगे करते हैं। तीसरा हमारा इससे ठीक है, इसने निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार को छीन लिया और मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति दी। मतलब निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब कि निष्पक्ष मतलब कि कहने का मतलब सुनवाई, निष्पक्ष सुनवाई मतलब कि भाई सुनवाई कोई ठीक जो हमारा सुनवाई हुआ करता था कि मौलिक अधिकार को छीन लिया भाई, सुनवाई होगा ही नहीं अब, और मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति दी। इसलिए इसका विरोध, इसके इसके मतलब इसके प्रावधान थे ये सब, इसके बारे में सारे के सारे। ठीक है, इसे आलोकप्रिय, आलोकप्रिय मतलब लोगों का ना प्रिय, लोगों को ना पसंद आने वाला कानून में प्रेस पर कड़ा नियंत्रण रखने का भी प्रावधान था। प्रेस पर भाई जो क्या कहता है हर एक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान हर लोगों तक फैलाता है भाई, इस पे भी पाबंद लगा दिया गया था, उसको भी रुकावट कर दिया गया था भाई। समझे बात को, ताकि खबरें ना फैले, लोगों को हम गिरफ्तार कर ले, बट खबरें फैले ही नहीं बाहर तक, कोई जाने ही ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में थर्ड है, भारत के किन्हीं 2 इस्पात उत्पादक केंद्रों के नाम लिखे। इस्पात उत्पादक केंद्र, इस्पात मतलब स्टील उत्पादक केंद्र जो हमारे रहेंगे, जहाँ पे स्टील का उत्पादन किया जाता है तो वो उसके जगहों के नाम बताना है। इसमें मैंने 4 लिख रखे हैं, 4 जगह लिख रखे हैं, कोई भी 2 कोई भी 3 जगह आपको याद करना है। ठीक है, जमशेदपुर जो कहाँ पर आपका झारखंड के अंदर में है, दुर्गापुर आपका कहाँ पर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर में, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। आपको राज्य लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये जगह जमशेदपुर भी, दुर्गापुर भी है, राउरकेला भिलाई भी लिख दोगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 8वां वाला क्वेश्चन है, दोनों में से आपको कोई एक का आंसर देना होता है, सबको पता है ये चीज। बी क्वेश्चन आपका आएगा, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें। उद्योग की अवस्थिति मतलब उद्योग को स्थापित करने के अंदर में कौन कौन से कारक, कौन कौन से कारण जो आपके आएंगे महत्वपूर्ण है। मतलब कि उद्योग स्थापित करते समय पे हमारे कौन कौन 2 चीजों की, कई सारी चीजों जो कि ध्यान कर में रख करके हम किसी भी जगह पे उद्योग धंधे को हम स्थापित करते हैं, तो कौन से 2 पॉइंट है, कोई से भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो इसके अंदर में मैंने आपके लिए 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, कोई भी 2 बेस्ट पॉइंट याद कर लेना। पहले तो कच्चा माल, देखो लोगों की अवस्थिति कच्चे माल के स्रोत के निकट होनी चाहिए ताकि परिवहन लागत कम हो। मतलब कि सीधी सी बात है, लोगों को जो कच्चा माल पहले जो होता है कच्चे माल के समीप में ही लोगों को ना कच्चे माल के पास में ना स्थापित किया जाता है, ताकि ना इससे क्या हो ना आपका परिवहन की लागत कम हो। ठीक है, अगर हमारा कच्चा माल में पास में ही नहीं होगा, दूर से मंगाया जा रहा है भाई, दूर से मंगाया जाता है, तो यहाँ पर उद्योग धंधे में भी हर एक क्रियाविधि को करने, हर एक क्रियाकलाप को करने में, एक्टिविटी को करने में मुश्किल होगी पहली बात, प्लस में लागत का भी खर्च आपका बढ़ेगा, इसलिए। दूसरा पॉइंट आप लिखो, परिवहन हो गया, अच्छी सड़क हो गया, रेल हो गया, सड़क जल मार्ग हो गया, हवाई मार्ग हो गया की सुविधा जो माल को बाजार तक पहुंचाए। ठीक है, माल को पहुंचाए, वह लेकर के आए, तो अच्छी ये हमारा परिवहन सुविधा अच्छी होनी चाहिए। तीसरा हमारा बाजार, अब तैयार अपने माल को तैयार कर लिया, अब आपके पास में बाजार ही नहीं है, या आसपास में बाजार ही नहीं है, उस जगह क्षेत्र में बाजार ही नहीं है, फिर क्या करोगे भाई, बाजार भी चाहिए ना। तो तैयार उत्पादों को बेचने के लिए बाजार के पास होना, और जो तैयार माल की खपत के लिए आवश्यक है। ठीक है भाई, पास में होना चाहिए जो तैयार माल को क्या खपत, मतलब तैयार माल को हमारा खरीद सके, ये चीज। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं
आगे रहते हैं, नेक्स्ट हमारा आएगा फोर्थ है, देखो सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रास्थान बिंदु है। ठीक है, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रास्थान बिंदु है। कथन के आलोक में सहमति की व्याख्या कीजिए। कथन के आलोक में सहमति की व्याख्या करना है हमारे को। देखो सहमति का विचार, सीधी सी बात है, सहमति का विचार। सहमति मतलब आप किसी का भी आप सहमत हो गए नहीं, सहमति मतलब कि सहमत किसी भी, जैसे कि मैंने बोला कि सभी बच्चों को ना शिक्षा का अधिकार है, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। क्या सभी लोग इस पे, इस बिंदु पे जो मैंने बोला, क्या सभी के सभी सहमत है कि नहीं है? कोई व्यक्ति सहमत भी हो जाएगा, कोई व्यक्ति सहमत भी नहीं भी होगा। तो ये जो मेरा सहमत है ना, सहमत का विचार लोकतंत्र का प्रास्थान बिंदु, प्रास्थान बिंदु मतलब कि पहला बिंदु है ये लोकतंत्र का। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में क्या होता है भाई, लोग ना कोई भी फैसला बनता है तो उस पर अपनी सहमति को, जैसे कि रोलेट एक्ट बना था, काला रोलेट कानून बना था, तो भाई उसने उन्होंने अपना, लोगों जनता ने अपनी सहमति दर्शाई कि सहमति असहमति दर्शाई उस बिंदु पर। ठीक है, उस बिंदु पर उस कानून पर असहमति दर्शाई, तो लोग क्या करते हैं, सहमति या असहमति दर्शाते हैं अपने किसी भी कानून पर। तो ये हमारा आगे सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है। इस कथन के आलोक में सहमति की व्याख्या करना। सहमति मतलब सहमति की, जैसे कि लोग सहमति होंगे तभी जाके वो कानून कानून लागू होगा, वरना लोग सहमति नहीं होंगे तो नहीं होगा। जैसे कि अभी के यूएनसी, पता नहीं कौन सा कानून आपका आ रहा है, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता, यूएनसी हो गया ये अभी भाजपा ने क्या एक नया कानून बनाया है, ठीक है, जिसके खिलाफ में बहुत सारे लोग सब बोल रहे हैं। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा ये सब, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। तो हमारा है कथन, जो हमारा अर्थ है, देखो क्या लिखा अर्थ, जिसका अर्थ जो आपका आएगा, अर्थ सरकार का शासन जनता की इच्छा, स्वीकृति और भागीदारी पर टिकी होती है। इसका अर्थ जो आपका आएगा, इसका अर्थ है सरकार का जो शासन होता है, सरकार के शासन, सरकार का शासन, सरकार जो अपना सरकार बना रखी है, जनता की इच्छा, स्वीकृति भागीदारी पर टिकी होती है। मतलब कि अगर जनता की इच्छा नहीं होगी ना, शासन जो सरकार है ना, शासन नहीं चला पाएगा भाई। अगर मान चलो सरकार अपनी मनमाई कर रहा है, मनमाई कर रहा है, लोग इससे, जनता इससे सहमत है, सरकार से सहमत ही नहीं है भाई। जो अपने तुम्हारे मन में जो और तुम करते जा रहे हो, लोगों के हक के में तुम कुछ काम कर ही रहे हो, तो भाई लोग, जनता क्या अपनी सहमति को दर्शा करके, भाई मैं तुम्हारे काम से असहमत हूँ, ठीक है, इसको शासन के अंदर सरकार को असहमति दर्ज करके शासन के सरकार को हटा सकते हैं। समझे बात को? सहमति का मतलब ये हो गया, बहुत बड़ी पावर होगी सहमति की, ठीक है। लोकतंत्र में कोई भी कानून या नीति नागरिकों की सहमति से ही लागू होता है। सहमति हो गया, लोग लागू, कोई भी कानून बनना है भाई, नीति लागू किया जाए तो नागरिक की सहमति इसके में जरूरी होती है। तो सहमति का इतना बड़ा शब्द है, इतना बड़ा अर्थ है हमारा सहमति का, ठीक है। तीसरा बिंदु पर मतदान के माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपनी सहमति देते हैं। ठीक है, मतदान के माध्यम हम वोट देते हैं, तो उसमें हमारा क्या रहता है, अगर हमारे से बोल दिया जाए कि वोट का अधिकार है हमारे से छीन लिया जाए, और एक सरकार आपका, एक ही सरकार बार बार आपका बनेगा, तो भाई वहां पर क्या होगा, लोग तो सहमत, लोग क्या कर रहे हैं भाई, लोग फिर वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे भाई, उसका रोक लगाएंगे ना भाई। क्यों भाई, हमारे हमारे देखो, कोई जो हमारे ऊपर शासन करेगा वो हमारे लिए, जो हमारे ऊपर शासन करेगा भाई वो हमारे लिए काम करेगा ना, हमारे लिए काम करेगा, हमारी भलाई के लिए काम करेगा। ठीक है, ये थोड़ी ना कि भाई कोई भी बार बार एक ही बार बार शासन करेगा, एक ही सरकार बनेगा, ऐसा थोड़ी ना, हमारी सहमति भी होनी चाहिए इसमें। तो ये चीज आपका होता है, ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिखोगे। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा न। बस आज की क्लास में यहीं तक फिनिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ना आपको मैं आगे क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दूंगा। आज की क्लास में यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में। तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।